देखो आज का मूव तो बहुत ही धमाकेदार मूव था। तुम क्या चाहते हो, मेरा यूट्यूब चैनल बंद कराना चाहते हो? मुझे लगता है कि इस वक्त मार्केट ना दो खेमों में बटा हुआ। आपका डेटा देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। फिलहाल तो अभी वो आउट ऑफ डेंजर लग रहा है, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और उन्होंने ये वार्निंग दिया है और इसीलिए वहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरा, तो आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि एफआईआईज अपने पैसे का 24 घंटे इस्तेमाल करते हैं। एक रात का रिटर्न भी उनका हज़ारों डॉलर का होता है। उनकी जो एक्टिविटी, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की एक्टिविटी 9 मंथ के लोएस्ट लेवल पर आ गई। तो जब रिटेल इन्वेस्टर्स माल नहीं खरीदेगा तो एफआईआईज हाई वैल्यूएशन पर। सर, ये उठती मार्केट में आप बेरिश हो गए और लोग यहाँ पे नाराज़ हो रहे हैं। हाँ, तो देखिए ये एक स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपके व्यू के अगेंस्ट में कोई बोलेगा तो आप उसे पसंद नहीं करेंगे। लेकिन मार्केट जो होता है ना, ये इमोशंस पे नहीं चलता है। जहाँ पर भी पैसा इन्वॉल्व होता है आपको इमोशंस को हटा के रखना पड़ेगा। और एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, हमें सभी वॉइसेस को सुनना चाहिए और फिर अपना डिसीजन लेना चाहिए। आप देखिए, मैंने आपसे सिर्फ यही कहा कि आने वाले दिनों में चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, बेरिश। सेम तरीके से हमने फरवरी एंड में भी आपके साथ शेयर किया था कि अगले कुछ दिनों में मार्केट ऊपर जाएगा। उस वक्त भी लोग बोल रहे थे, नाराज़ हो रहे थे कि सर ये क्या, मार्केट तो गिर रहा है, आप चढ़ने की बात कर रहे हैं, हमें तो कहीं पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। और अब वही सीन है, इतनी तेज़ी में कोई इमेजिन भी नहीं करेगा कि अगले 2-3 दिनों में मार्केट गिरेगा। लेकिन हम जो भी चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं, डेटा के साथ शेयर करते हैं। हम आपको डेटा दिखा रहे हैं तो आप हमारा ओपिनियन मत मानिए, आप डेटा को देखिए एंड बेस्ड ऑन दैट यू टेक योर ओन डिसीजन। तो इसमें कोई नाराज़ होने वाली बात नहीं है। और मुझे लगता है कि इस वक्त मार्केट ना दो खेमों में बटा हुआ है। एक खेमा वो है जो पिछले 3-4 सालों से मार्केट में है, उसने अपना सारा पैसा लगाया हुआ है, उसने काफ़ी पैसा बनाया भी, प्रॉफिट भी बुक किया और फिर लगाया और ज़्यादा लगाया। अब वो अच्छे खासे लॉस में है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख भी लॉस में आ गए हैं क्योंकि उन्होंने ओवर इन्वेस्टिंग कर दी है। तो वो इस वक्त इस रैली को शक की नज़र से देख रहे हैं। और एक दूसरा खेमा है जो थोड़ा नया है, हो सकता है पिछले 3-4 महीनों में आया है, तो उसे लग रहा है कि नहीं जी अब तो ख़त्म हो गया, अब तो जी मार्केट ऊपर जाएगा। तो वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ से मार्केट गिरेगा। उन्हें लग रहा है ये छोटी मोटी गिरावट थी, ये ख़त्म हो गई और ये अब आगे चलेगी। तो अगर आप देखेंगे तो वही दो कैंप्स हैं और वही मार्केट इसी तरीके से बटा हुआ है। पर सर, ये रैली काफ़ी बड़ी थी, मतलब 1300 पॉइंट की रैली। ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट यहाँ से मूवमेंट लेके ऊपर निकल जाए? नहीं, मार्केट में देखिए कुछ भी हो सकता है। ओके, अगर हम देखें कि क्या फंडामेंटल फैक्टर्स थे जो इस रैली को ड्राइव कर रहे हैं, तो इस वक्त अगर देखें तो दो फैक्टर्स हैं पॉजिटिव। पहला कि फेड की पॉलिसी निकल गई, तो फेड के पॉलिसी में उन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया और कमेंट्री ऐसी उन्होंने कही कि पॉजिटिव भी लगे, नेगेटिव भी लगे, तो वो इवेंट एक हट गया, वो डर ख़त्म हो गया। तो वो एक ट्रिगर था। दूसरा, अभी इन्फ्लेशन में गिरावट देखने को मिल रही है और मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया कि अप्रैल में बड़ा रेट कट हो सकता है, आरबीआई बड़ा रेट कट कर सकता है, प्रोवाइडेड टैरिफ्स का कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ना हो। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बड़ा रेट कट होगा तो ये मार्केट को एक थ्रस्ट देगा। तो ये दो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं और ये कोई ऐसा नहीं है कि मार्केट के लिए सरप्राइज़ हैं। तो जो फरवरी से जो रैली हमने आपके प्रेडिक्ट की थी कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, वो इन्हीं रीजंस की वजह से की थी। ओके, नाउ इफ यू लुक एट द रीजंस जिसकी वजह से सितंबर से मार्केट गिर रहे हैं, उन रीजंस में कितना बदलाव आया है। क्या हमारा ग्रोथ, हमने पुरानी ग्रोथ जो 7-8% की रफ्तार से ग्रो कर रहे थे, क्या हमने वो अचीव करने वाले हैं अगले क्वार्टर में? क्या जो टैरिफ्स की प्रॉब्लम है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, क्या वो ख़त्म हो गई? याद रहे कि अप्रैल 2 आने वाला है। तो जो प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से मार्केट्स गिर रहे थे, वो प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो इसलिए ये अनुमान लगाना इस वक्त कि यहाँ से मार्केट तो भाई अब जी एकदम
सुपर हाई जाने वाले हैं, थोड़ा प्रीमेच्योर होगा, जा सकते हैं बट थोड़ा प्रीमेच्योर होगा इस वक्त वो कहना। तो इसलिए फंडामेंटल फैक्टर्स में कोई मेजर शिफ्ट नहीं हुआ है। तो सर इनमें से तो काफ़ी सारे सवाल निकल रहे हैं, जैसे कि सर आपने अभी फेड की बात की कि उन्होंने अभी तक तो रेट कट की कोई बात अनाउंसमेंट की नहीं है, तो इसको हम पॉजिटिवली लें या फिर नेगेटिवली लें? तो फेड ने देखिए कोई बदलाव तो किया नहीं, लेकिन उन्होंने जो कमेंट्री की वो ऐसे की कि सबको खुश कर दिया। तो उन्होंने ये भी, उनका जो व्यू था वो डविश था कि भाई ठीक है हम ग्रोथ कराना चाहते हैं, मतलब कि हम रेट कट करेंगे। उन्होंने ये भी कह दिया कि हम रेट कट इस साल करेंगे, साल के अंत में करेंगे। अब आप खुद अनुमान लगाइए, ये तो नेगेटिव ही है कि इमीडिएट रेट कट्स नहीं होने वाले हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम वेट एंड वॉच मोड में हैं, और साथ में ये भी कहा कि इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, ग्रोथ पर भी इम्पैक्ट आएगा। तो दोनों तरफ की उन्होंने बातें की, लेकिन जैसा कहते हैं ना, इन अ बैड इकॉनमी नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़। तो इसलिए ये थोड़ा सा मार्केट के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर साबित हुआ। अब यहाँ पे दो और चीज़ें गौर करने वाली हैं। ओके, पहला कि फेड ने कहा कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं इन्फ्लेशन की और ग्रोथ की, कैन से इट्स अ टेम्पररी और नॉट, ये उन्होंने कहा। तो भाई दे आर ऑल्सो नॉट श्योर कि ये तो बात तो तय है कि महंगाई बढ़ेगी टैरिफ्स की वजह से, लेकिन क्या ये एक टेम्पररी फेनोमेना है, एक दो महीने का, या ये परमानेंटली रहेगा? फेड बोलता है भाई हमें नहीं पता। दूसरी चीज़, आरबीआई ने भी यूएस इकॉनमी के बारे में प्रेडिक्शन किया है, हमारे आरबीआई ने, और उन्होंने भी कहा है कि टैरिफ से वहाँ पर मिनिमम 1% का इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये हमें क्या बता रहा है कि जो टैरिफ की वजह से जो वर्ल्ड वाइड मार्केट्स में कंसर्न है, खास करके हमारे मार्केट्स में, वो कंसर्न रहने वाला है, नहीं जाने वाला है। सर दूसरा ये है कि आपने बैंक की लिक्विडिटी की बात की, तो सर आरबीआई ने तो काफ़ी सारे स्टेप्स लिए, तो अब तक तो ये सॉल्व हो जाना चाहिए था। देखो, अगर आरबीआई ये स्टेप नहीं लेता तो पता नहीं क्या होता। मतलब वाकई में बैंकिंग सेक्टर एक तरीके से संकट में था। कितने बड़े बड़े कदम उठाए। अब देखिए, आपका डेटा देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। करीब 15.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी बैंक्स ने इन्फ्यूज़ की है पिछले 2 महीने में, और इतना पैसा आने के बावजूद भी, मैं मार्च 18 तक की बात कर रहा हूँ एज पर द रिपोर्ट्स, कि करीब 2.5 लाख करोड़ की अभी भी डेफिसिट है। तो ये जो भी स्टेप्स हम ले रहे हैं, ये नॉर्मल स्टेप्स तो नहीं है, ये तो एक्सट्रीम कंडीशंस में ये स्टेप्स लिए जाते हैं, और कहीं ना कहीं इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। तो एक तरीके से यही हुआ कि जी हमारे पास घर चलाने को पैसे नहीं है, और हमने क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लिए, पैसे आ गए, उसका इस्तेमाल किया, लेकिन भाई वो पैसे चुकाने भी तो पड़ेंगे, उसका कॉस्ट भी तो देना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम जो बैंकिंग इंडस्ट्री की है, ये बनी हुई है, अभी तक सॉल्व नहीं हुई, और मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अगले साल के 2 महीने तक भी रहने की उम्मीद है। तो सर एक और सवाल निकल के आता है यहाँ से कि अप्रैल 2 को इंडिया पे टैरिफ लगेंगे या नहीं, और अगर लगा तो क्या इम्पैक्ट होगा इसका? हर दूसरे दिन ट्रम्प भैया जो हैं वो इंडिया का नाम लेकर हमें जलील करते हैं। अब इन्होंने फिर कहा इंडिया इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, और आई एम श्योर कि अप्रैल 2 से पहले वो अमेरिकन गुड्स के ऊपर टैरिफ्स कम करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो हम टैरिफ्स लगाएंगे। तो उनका स्टैंड में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अप्रैल 2 को पता नहीं क्या होगा। हमने कुछ कदम तो उठाए, दारू सस्ती कर दी, अमेरिकन दारू, बाइक्स है वो सस्ती कर दी, साथ में हमने बोला कि हम ऑयल आपसे खरीदेंगे, हम डिफेंस के इक्विपमेंट्स आपसे खरीदेंगे। तो ये सब तो किया, लेकिन वो अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं कि जितना टैरिफ आप लगाते हो हम भी लगाएंगे, और ये अप्रैल 2 से होने वाला है। क्या हम अपने यहाँ अमेरिकन प्रोडक्ट्स की ड्यूटीज़ को कम करेंगे? और सबसे बड़ा जो चिंता की बात है, हमारे फार्मा और आईटी का क्या होगा? उसमें वो
कुछ नया कुछ ना ले आएं। फिलहाल तो अभी वो आउट ऑफ डेंजर लग रहा है, लेकिन उसमें अगर कुछ हो गया तो फिर एक और मार्केट के लिए बड़ा शॉक होगा। तो सर आईटी पे बात करते हैं, ये जो कहा आपने आईटी और फार्मा का प्रॉब्लम, सर आईटी का तो परफॉर्मेंस आज मैंने देखा कि एफएमसीजी से भी वर्स है। आईटी चढ़ क्यों नहीं रहा सर? ये बात सही है कि आईटी अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर आप पिछले एक महीने का डेटा देखेंगे तो निफ्टी करीब 2.5% अप है, ग्रीन में है। बैंक निफ्टी उससे थोड़ा ज़्यादा 3.5% होगा। एफएमसीजी भी ग्रीन है, 1.5% अप होगा एक महीने में। बट अगर आप आईटी को देखें तो डबल डिजिट में डाउन है, 10% से ज़्यादा एक महीने में डाउन है। इतना अंडर परफॉर्मेंस, रीज़न क्या है कि देखो, हम जानते हैं कि हमारी जो टॉप 5 आईटी कंपनीज़ हैं उनका 50% रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से आता है, और नॉर्थ अमेरिका में अनसर्टेनिटी है। ट्रम्प जिस तरीके की वहाँ पे काम कर रहे हैं, अभी देखिए एसेंश्योर की रिजल्ट्स आए, वो दूसरा कैलेंडर फॉलो करते हैं। उन्होंने क्लियरली कहा यूएस मार्केट में अनसर्टेनिटी है, वहाँ पे कॉस्ट कटिंग हो रहा है और हमारा बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है, और उनका हो रहा है तो मतलब हमारी सारी आईटी सर्विसेज कंपनी का होगा। और ख़ास करके उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से वहाँ पे सरकारी खर्चों पे कटौती की जा रही है, काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स हमें वहाँ के जो गवर्नमेंट है उनसे मिलते हैं, आईटी सर्विसेज कंपनी को मिलता है। ओके, यहाँ तक कि उनका जो एसएसएन का प्रोग्राम है वो भी इंडिया से मेंटेन किया जाता है, तो काफ़ी रेवेन्यू वहाँ से हमारी कंपनीज को आता है। अब जब आप सरकार पे ही खर्चों पे कटौती कर रहे हो, सही है गलत है, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, बट आईटी सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये तो नेगेटिव है, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और उन्होंने ये वार्निंग दिया है, और इसीलिए वहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरा कि अगर हमने अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे ड्यूटी नहीं घटाई, कहीं वो गुस्सा के आईटी सर्विसेज पे ना लगा दे, तो ये भी एक फेयर है। तो ओवरऑल इस वजह से वहाँ पर थोड़ी सिचुएशन आईटी सेक्टर के लिए डाइसी बनी हुई। और डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क वहाँ पर क्या कर रहे हैं उसका मैं एक छोटा सा नमूना आपके साथ शेयर करता हूँ कि उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को ही एबोलिश कर दिया यूएसए में। अब सोचिए, जो सरकारी डिपार्टमेंट जो बच्चों की एजुकेशन को देखता है उसे ही बंद कर दिया, तो भैया ये तो रोल मॉडल हो गया। कल को हमारे यहाँ भी कुछ लोग पंडित आके बोलेंगे सरकारी खर्चे कम करने, ये 2-4 डिपार्टमेंट बंद कर दो, तो यही सब बंद होगा कि पढ़ाई लिखाई करके क्या होना है। अब सर एफआईआई की बात करते हैं कि कल उनकी बाइंग की फिगर आई और आज भी, तो इसको कैसे देखें हम? तो आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि एफआईआईज अपने पैसे का 24 घंटे इस्तेमाल करते हैं। तो जब यूएसए में रात होती है, मार्केट्स उस वक्त बंद होते हैं, तो उस पैसे को वो ओवरनाइट किसी और मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में या इक्विटी मार्केट में लगाते हैं ताकि वो रिटर्न्स आए। एक रात का रिटर्न भी उनका हज़ारों डॉलर का होता है। आपकी जानकारी के लिए एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि कई बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी मैच्योरिटी एक दिन की होती है, ओवरनाइट्स भी होते हैं, जैसे कमर्शियल पेपर्स होते हैं। तो एफआईआईज को कंटिन्यूसली रिटर्न चाहिए। तो अब देखिए क्या हो रहा है, अगर डॉलर इंडेक्स को देखेंगे तो वहाँ पर कमज़ोरी देखने को मिल रही है। डॉलर इंडेक्स जनवरी से अगर हम देखें तो 108 से अभी 103 पर आ गया है, तो उनके रिटर्न्स, डॉलर वीक हो रहा है, तो अब वो इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ देख रहे हैं। दूसरी तरफ जो बॉन्ड यील्ड में वो पैसा लगाते थे, बॉन्ड यील्ड्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो बॉन्ड यील्ड जो जनवरी में 4.8% का यील्ड दे रहे थे, अब 4.2% का दे रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर बॉन्ड मार्केट मुझे इक्विटी मार्केट से ज़्यादा रिटर्न देगा तो मैं बॉन्ड मार्केट में पैसा लगाऊंगा, और इसीलिए यहाँ से सेल करके वहाँ ले जा रहे थे। तो अब वहाँ पे जब थोड़ी बहुत उनको रिटर्न कम दिख रहा है तो वो थोड़ा बहुत इक्विटी मार्केट में लगा रहे हैं। क्या ये ट्रेंड आगे एक्सेलरेट होगा और ये एक बड़ा रूप लेगा, वो डिपेंड करेगा फैक्टर्स पे। अगर बॉन्ड यील्ड में लगातार गिरावट होती जा रही है और डॉलर इंडेक्स पे लगातार गिरता जा रहा है तो डेफिनेटली कुछ पैसा इमर्जिंग मार्केट्स और इंडिया में आएगा। दूसरा फैक्टर मैंने आपके साथ शेयर किया कि चाइना की वैल्यूएशंस और इंडिया की वैल्यूएशंस का गैप भी कम हो रहा है। अब यहाँ पर बड़ा फ्लो तभी आ सकता है जब हमारी जीडीपी
और अर्निंग्स में ग्रोथ दिखेगी, जो कि अगले क्वार्टर तक तो हमें नहीं दिखता। अगले क्वार्टर के बाद क्या होगा इस वक्त कहना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर एक और चीज़ हमें समझने वाली है। अगर आप देखिए जो पिछले कई महीनों से एफआई सेलिंग कर रहे थे, रिटेल की क्या हालत थी। रिटेल का इंटरेस्ट मार्केट से ख़त्म हो गया था, काफ़ी कम हो गया था। उनकी जो एक्टिविटी, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की एक्टिविटी 9 मंथ के लोएस्ट लेवल पर आ गई थी। एंजल वन के ने ये कहा कि उनका 26% क्लाइंट एक्विजिशन फरवरी में कम हो गया कंपेयर्ड विद प्रीवियस मंथ। जीरोदा ने बोला 30% उनका बिजनेस कम हो गया। अब देखिए, तो जब रिटेल इन्वेस्टर्स माल नहीं खरीदेगा तो एफआईआईज हाई वैल्यूएशन पर किसे बेचेंगे। तो एफआईआईज भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि रिटेल वाले दोबारा मार्केट में आए ताकि वो दोबारा से उन्हें सेलिंग कर सके। तो रिटेल वाला कैसे आएगा भाई? वो तो तभी आएगा जब मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो वो नहीं आएगा और उसको लगेगा कि अरे अरे मैंने इतनी रैली मिस कर दी, चलो अब मुझे देर नहीं करना है, अब खरीदना है। और वो माइंडसेट चेंज होता हुआ अभी दिख भी रहा है। पर सर ये देखते देखते 1300 पॉइंट की रैली तो निकल गई, मतलब 1300 इज अ बिग नंबर। तो अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं एक चीज़ जो लगातार आपके साथ शेयर करता हूं कि हर रैली में अपने बुरे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करिए और उन्हें एग्जिट करिए। क्या तरीके हैं अपने बुरे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए? जो स्टॉक इस रैली में भी नहीं चला वो अब किस रैली में चलेगा? तो पहला, जो स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं इस रैली में वो बैड एप्पल्स हैं, या तो उनका एक्सपोजर कम करिए या उसे निकालिए। फ्रेश बाइंग करनी है या नहीं करनी है? फ्रेश बाइंग के लिए 2 चीज़ें हमें देखनी है। स्टॉक का करेक्शन कितना हुआ और क्या इतने करेक्शन के बाद वैल्यूएशंस हमारे लेवल पर आए या नहीं है। अब बहुत से लोग, ज़्यादातर लोग वैल्यूएशंस का मतलब क्या समझते हैं? पीई 20 से कम है तो हाँ जी सस्ता है, या सेक्टर में सबसे कम है तो हाँ जी सस्ता है। पीई हमेशा वैल्यूएशन का इंडिकेटर नहीं होता है। इनफैक्ट पर्सनली अगर आप मेरे से पूछेंगे, मैं लो पीईज के स्टॉक्स को पिक करना पसंद नहीं करता हूँ। हमारे पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स हम डालते हैं वो 30, 40, 50 पीई के ही होते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट, पिछले 1 साल में हमने जून में पोर्टफोलियो पब्लिश किया था, अभी तक हमारा पोर्टफोलियो नेगेटिव में नहीं है, आज भी डबल डिजिट में प्रॉफिट्स में चल रहा है। तो हमेशा पीई के बेसिस पर नहीं हमको देखना है, हमें उसकी एबिटा कितना है, उसका एंटरप्राइज वैल्यू कितना है, मार्केट कैप कितना है, कई तरीके से वैल्यूएशंस का मेजर होता है। और हमारे पोर्टफोलियो में हम जो भी स्टॉक डालते हैं कम से कम 15 क्राइटेरियाज पे हम उसे चेक करते हैं और वैल्यूएशंस के लिए भी 2-3 क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं, तब हम डालते हैं। एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होते हैं? पहला, सही ट्रेंड को पकड़ना। दूसरा, सही टाइम पर एंट्री करना और ट्रेंड बदलने से पहले एग्जिट करना। तीसरा, इस तरीके से पोजीशंस बनाना कि सडन और बड़े लॉसेस ना हो। और चौथा, किसी भी हालत में अच्छे ट्रेड्स को मिस ना करना। तो अगर आप इन प्रॉब्लम्स का सलूशन चाहते हैं तो आप हमारे ट्रेड फॉर लिविंग लाइव मार्केट वर्कशॉप को जरूर ज्वाइन करें। इस प्रोग्राम में हम बेसिक्स से लेकर एडवांस तो सिखाते ही हैं, साथ में आपको लाइव मार्केट में लाइव ट्रेड्स प्रैक्टिस भी कराएंगे। इस प्रोग्राम के पहले फेज में आपके साथ शेयर किया जाएगा ऑप्शंस के प्री रिकॉर्डेड वीडियोस जो कि आपके फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसके बाद आप 2 दिन का इवेंट ज्वाइन करेंगे जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा एडवांस्ड ऑप्शन स्ट्रेटजीज जैसे कि डेल्टा न्यूट्रल। इसके बाद आप जूम कॉल के थ्रू हमसे कनेक्ट करेंगे और हम आपके साथ मार्केट एनालिसिस के और भी एडवांस टॉपिक्स को शेयर करेंगे और फिर हम लाइव मार्केट में एक साथ ट्रेडिंग करेंगे ताकि आपके जो भी डाउट्स हो उसे हम क्लियर कर सकें। लेकिन सिर्फ यही नहीं, आपके लिए एक और सरप्राइज है। अगर आप ये इवेंट ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलेगा हमारा इन हाउस डेवलप ऑटो एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल करके आप बिना मैनुअल इंटरवेंशन के ट्रेडिंग कर सकते हैं और इसमें उन स्ट्रैटेजीज को भी ट्रेड कर सकते हैं जो हम आपको इवेंट में सिखाएंगे। तो देर किस बात की, आज ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे
हमसे कांटेक्ट करें या अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को विजिट करें। यस, आप भी बन सकते हैं प्रो ट्रेडर। इवेंट में मिलते हैं। सी यू देयर। तो टू समराइज, आपको जो स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उसको या तो निकालिए या एक्सपोजर कम करिए। जो स्टॉक्स अच्छे खासे करेक्ट हो गए हैं, फेयर वैल्यूएशंस पर हैं, उनमें पोजीशंस बनाई जा सकती है। सेकेंडली, कोई भी फ्रेश अगर आप स्टॉक डाल रहे हैं पोर्टफोलियो में तो उसे 3 इंस्टॉलमेंट में डालिए और यहाँ से नीचे की गिरावट के लिए तैयार रहिए। और चौथा, एवरेज हड़बड़ी में नहीं करना है, 5% 6% के फॉल में नहीं करना है, ऐसा मेरा व्यू है, हमारा ये फिलॉसफी है। तो उसे हमें कम से कम 30 40 50% तक के फॉल के लिए तैयार रहना चाहिए और 2-3 इंस्टॉलमेंट्स में हमें एवरेज करना चाहिए। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एवरेजिंग करना भी मेरे हिसाब से सही स्ट्रैटेजी नहीं है। तो सर कल आपने एक वीडियो में एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट कहा कि पिछली 2 जो रैली थी उनमें कुछ चुनिंदा स्टॉक्स थे जो उस रैली को खींच रहे थे, चला रहे थे। आज भी अगर देखें ये जो रैली है तो इनमें भी वही कुछ चुनिंदे स्टॉक्स हमको दिखते हैं रैली को खींचते हुए, चलाते हुए। तो सर ये कौन लोग हैं जो चला रहा है इस रैली को, कैसे चला रहा है, ये क्यों चला रहा है सर? तुम क्या चाहते हो, मेरा यूट्यूब चैनल बंद कराना चाहते हो? नहीं सर, देखो ये तो कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये तो देखो कहने का कोई मतलब नहीं है। ओके, और दुनिया भर के मार्केट्स में ऐसा होता है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अगर आप कोई भी मार्केट की अच्छी किताब पढ़ेंगे तो इसको, ये एक वेल डॉक्यूमेंटेड चीज़ होती है कि भाई ये मार्केट में होता है, और जो मार्केट में काम करते हैं उसे वो एक्सेप्ट भी करते हैं कि भाई ठीक है, सब तरीके के मार्केट में अच्छे बुरे लोग होते हैं और हमें इसके लिए तैयार रहना है। तो यहाँ पे जो मैंने अभी आपको कहा कि कोई भी हो सकता है, कौन हो सकता है? वही हो सकता है जो ये चाहता है कि रिटेल वाले मार्केट में आए। फॉर एग्जांपल FIIs, उनको हम देख रहे हैं कि उनका इंडियन मार्केट्स में 25% से ज़्यादा का एक्सपोजर था जो घट के अब 19% हो गया है, और इसी साल उन्होंने 2 लाख करोड़ की सेलिंग कर दी है। अब अगर उन्हें माल बेचना है और बायर नहीं मिलेगा तो वो कैसे एग्जिट करेंगे? तो इसलिए उनके इंटरेस्ट में है कि लोग मार्केट में आएं, और हम जानते हैं मार्केट में लोग कैसे आएंगे, जब मार्केट में तेज़ी होगी तो आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि FIIs ने ही ऐसा किया या किसी और ने किया, मैं किसी को फिंगर पॉइंटिंग नहीं कर रहा हूँ, बट ये कोई भी हो सकता है। तो सर अगले कुछ दिन के लिए हम लोग मार्केट को कैसे देखें, क्योंकि रैली इतना निकल गया है, अभी यहाँ से हम नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं हम? देखो, आज का मूव तो बहुत ही धमाकेदार मूव था। धमाकेदार मूव क्यों था? क्योंकि आज का आप टर्नओवर देखोगे ना, 50% ज़्यादा था कल से। पिछले 2-3 दिनों से जो रैली चल रही है ये हाई वॉल्यूम से चल रही है, और आज का वॉल्यूम तो स्पेशली बहुत ज़्यादा है। मुझे नहीं याद पड़ता कि पिछले 1-2 महीने में मैंने इस तरीके का वॉल्यूम देखा है। 1.5 लाख करोड़ का टर्नओवर है। अब देखिए, इसके 2 रीजंस हो सकते हैं। जब भी बहुत तेज़ी के साथ मार्केट ऊपर जाता है और बड़ा वॉल्यूम अचानक 1 स्टैंडर्ड डेविएशन से ज़्यादा का वॉल्यूम आ जाता है, तो ये 2 पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है, एंड विच इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। पहला कि मार्केट का टॉप बन गया है, दूसरा कि ये तो अभी शुरुआत है। ओके, तो अब कैसे पता चलेगा कि अब ये मार्केट का टॉप बन गया है या ये अब यहाँ से शुरुआत है और मार्केट यहाँ से और भी 500-700 पॉइंट जाएगा? अगर आपको याद होगा तो कुछ दिनों पहले ही हमने, जब हम बुलिश थे, तो हमने ओरिजिनल टारगेट जो दिया था 23900 का दिया था। क्या वहाँ तक मार्केट जाएगा? फिलहाल तो देख के नहीं लगता। क्यों देख के नहीं लगता? अगर आज का आप फ्यूचर्स का डेटा देखें तो हमें वही देखने को मिल रहा है जो पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है। आज भी करीब 6000 से ज़्यादा के कॉन्ट्रैक्ट्स मार्च के महीने में कट हुए हैं, और
करीब 5200 से ज़्यादा के कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट मंथ में ऐड हुए हैं। अब यहाँ पे तो मार्केट नियर टर्म में ऊपर जा रहा है, तो ऑब्वियसली शॉर्ट पोजीशंस कट हुई हैं और वो शॉर्ट पोजीशंस नेक्स्ट मंथ में ऐड हुई हैं। डेटा देख के यही लग रहा है। दूसरा, ऑप्शंस मार्केट की बात करते हैं। वहाँ पर भी आप देखिए पुट कॉल रेशियो 1.35 से गिर के 1.19 के आसपास पहुँच गया है। वहाँ पर भी हमें ड्रॉप देखने को मिला है। तो ये दोनों डेटा सिंक में नहीं है। यहाँ आप हाई वॉल्यूम से मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, यहाँ डेरिवेटिव मार्केट्स में पोजीशन उसके सिंक में नहीं है। साथ ही आज का विक्स भी देखिए, विक्स भी थोड़ा ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आने वाले दिनों में विक्स आईवी दोनों बढ़ने के चांसेस हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस हाई वॉल्यूम को हम कैसे देखें। इसके लिए हमें अगले 2 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर 2 दिन के बाद मार्केट में फॉल शुरू हो जाता है, हम मानेंगे ये टॉप बन गया। लेकिन अगर 2 दिन में मार्केट कंसोलिडेट होके फ्रेश हाई लगाता है, तो इट कुड बी अ साइन कि हम यहाँ से और ऊपर जा रहे हैं। तो जैसा एक डॉक्टर करता है कि जब पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, तो वो उसे आवरली बेसिस पर ऑब्जर्व करते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट दे डिसाइड कि क्या करना है। उसी तरीके से हमें भी मार्केट को देखना चाहिए। अब डे टू डे देखिए क्या हो रहा है और उसके बेसिस पर ही हमें डिसीजन लेना है। तो फॉर नाउ ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ पर टॉप बना रहा है। डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया और जो मेरा लेवल है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, 22,900। जब तक इसके ऊपर मार्केट है आप बुलिश रह सकते हैं और मुझे अगर शॉर्ट करना होगा तो मैं इसके नीचे ही आकर शॉर्ट करूंगा। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है मार्केट, तब तक मैं शॉर्ट नहीं जाऊंगा। फिलहाल मेरा ये मानना है, मैं बिना कंफ्यूज किए क्लियरली बोलना चाहता हूँ, मुझे जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं अगले 2 दिनों में ये रैली टॉप आउट हो जाएगी। अगर व्यू में बदलाव होगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा।